नाउ इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड, इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड में बेसिकली जब हम बात करते हैं तो HgCl2 और Hg2Cl2 को हम यहाँ बेसिकली डिस्कस करते हैं। मैनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड मर्क्यूरी कंपाउंड आर हाईली इफेक्टिव एज फंजीसाइड एंड बैक्टीरियासाइड। जो मर्क्यूरी कंपाउंड होता है ये बेसिकली फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। मीन्स फंजाई से होने वाली डिजीज़ को और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ को कंट्रोल करने में ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी बेनिफिशियल है। इनसे हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके इसके अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 इज अ मर्क्यूरी क्लोराइड है। और नेक्स्ट है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 इज अ मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसे हम यहाँ यूज़ करते हैं फॉर द फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड के फॉर्म में। जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो 1:1000 dilution for soaking the seed, rhizome and corn, vegetables and flower and plant control certain bacterial disease, club root disease, क्रूसीफेरी डिजीज़, इन सब के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो 1:1 पार्ट हम इसका लेते हैं और बाकी 1000 पार्ट को वाटर का लिया जाता है, यानी 1:1000 के फॉर्म में हम इस फंजीसाइड को यूज़ करते हैं और डाइल्यूशन करके हम काफ़ी पुरानी डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, फंजाई से होने वाली डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो है इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड। नेक्स्ट है फर्स्ट इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड, सेकेंड है सल्फर बॉइल्ड लाइम सल्फर। जो इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड के अंदर आता है, इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड के अंदर ही आएगा सल्फर बॉइल्ड लाइम सल्फर। इसके अंदर क्या है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, द यूज ऑफ सल्फर एज ए फंजीसाइड डेट्स बैक टू ग्रीक बट इट्स इफेक्टिव यूज हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय 19। ये जो सल्फर कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड है, ग्रीक टाइम से काफ़ी टाइम से इसको ऐसे यूज़ किया जा रहा है एज ए फंजीसाइड के फॉर्म में, लेकिन इफेक्टिव फॉर्म में ये आफ्टर 19th सेंचुरी इसका इफेक्टिव फॉर्म में क्रिएशन हुआ है। सल्फर इज इफेक्टिव अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू। सल्फर कौन कौन सी डिजीज़ के लिए इफेक्टिव है? पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल में इफेक्टिव है और मैनी प्लांट डिजीज, बट इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन रस्ट, लीफ ब्लाइट एंड फ्रूट रॉट्स। इनके लीफ ब्लाइट, रस्ट है, फ्रूट रॉट है, इनमें भी इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड को इफेक्टिव माना जाता है। जो फर्स्ट इसके अंदर है सेल्फ बॉइल्ड लाइम सल्फर। दिस इज मेड बाय यूजिंग, जब हम सेल्फ बॉइल्ड लाइम सल्फर को हमें बनाना होता है तो 8 IV सल्फर के पाउडर को यूज़ करते हैं और 8 IV बर्न्ट लाइम और 8 IV हमें बर्न्ट लाइम जिसे भुंजा हुआ चूना कहते हैं उसको यूज़ करते हैं। यानी 8 IV हमने सल्फर यूज़ किया, 8 IV हमने बर्न्ट लाइम यूज़ किया विथ 15 गैलन वाटर। इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनाते हैं 50 गैलन वाटर के अंदर बनाते हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द लाइम एंड व्हेन वेल शेकन सल्फर इज एडेड एंड द इंग्रेडिएंट आर मिक्सचर। जब हम इस इंग्रेडिएंट में मिक्स करते होते हैं कुछ वाटर की अमाउंट उसमें मिला दी जाती है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं रिमेनिंग अमाउंट को, वाटर के अमाउंट को मिला के हम बाद में सल्फर बना देते हैं। ये जो है 8 IV, इसमें 8 IV सल्फर और 8 IV सल्फर यूज़ किया है और 8 IV इसके अंदर जिसे हम भुंजा हुआ चूना कहते हैं, बर्न लाइम कहते हैं, उसको यूज़ किया है और 50 गैलन वाटर को यूज़ किया है। वाटर मिला के इसको सेल्फ बॉइल्ड BOILD लाइम सल्फर सॉल्यूशन को बनाया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, लाइम सल्फर हैज़ सम इरेडिकेंट्स प्रॉपर्टीज ऑल्सो एंड इज इफेक्टिव अगेंस्ट एप्पल स्कैब एंड पाउडरी मिल्ड्यू। एप्पल स्कैब और पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ दोनों को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन है ये। नाउ वेटेबल सल्फर WETTABL वेटेबल सल्फर सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? दीज आर वेरी फाइन डिवाइडेड माइक्रोनाइज्ड एलिमेंट सल्फर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटेशन सल्फर। ये जो वेटेबल सल्फर है इसे फ्लोटेशन सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। विच आर मेड फ्रॉम अ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फ्रॉम कुक इंडस्ट्री, जो कुक इंडस्ट्री में यूज़ किया उससे बनाया जाता है। These have come into extension use because they cause less foliage injury. Vegetable sulfur are used against apple scab, powder mildew और grapevine के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
नाउ ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड, अगर हम ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड का फॉर्मूला बताया हुआ है। दिस ऑल आर ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड। ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड जैसा कि आपको पता लग रहा है, इसमें कार्बन, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, कार्बन कंपाउंड के लिए हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड क्या है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या हुआ था कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ डेथ ऑफ मेटालिक कंपाउंड ऑफ Cu एंड Hg विच गेव इम्पल्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस समय जो Cu और Hg की वजह से काफ़ी डेथ, मेटालिक डेथ हुई थी। टिस्डेल एंड फ्लेनर जो साइंटिस्ट थे, 1942 में फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द फंजीसाइड पॉसिबिलिटी फॉर कार्बमेट्स। इन्होंने फंजीसाइड, कार्बमेट की फंजीसाइड नेचर को पहली बार इन्होंने पॉसिबल माना 1931 में लेबोरेटरी में। एंड यूएसए बट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड डिकेड लेटर, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन का बाद में यूज़ किया। सबसे पहले क्या हुआ था 1934 में, डेट ही पेंटेटिंग ऑफ डाइथायोकार्बमेट्स was announced by Tisdale and Willems who patent Thiram। इन्होंने जिसका सॉल्यूशन बनाया था उसे थायरम क्या, थीरम का नाम दिया। एंड द यूज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मटेरियल एज इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड, और जो थीरम इन्होंने बनाया था इसको इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कार्बोनिक एसिड इज द starting point. It is derived from the carbonic acid by the replacement of hydroxyl group by ammonia group। कार्बोनिक एसिड है जिसको जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अमोनिया ग्रुप से रिप्लेस करके फॉर्म किया गया है, सामने लिखा हुआ है ये NHCOOH, जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है। डाइथाइल कार्बोनिक एसिड इज ड्रिवन बाय अ रिप्लेसमेंट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम बाय सल्फर। इसमें 2 ऑक्सीजन एटम का सल्फर से रिप्लेसमेंट किया गया है। नेक्स्ट थीरम, जिसे हम टेट्रामिथाइल और थायोरम डाइसल्फाइड भी कहते हैं, जिसे हम TMTD के नाम से जानते हैं, इज ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ डाइथायोकार्बोनिक एसिड, 2 molecules in which H atom have been substituted by methyl group। This was used as an activator in the production of synthetic rubber। ये जो है जिसे हम थीरम या टेट्रामिथाइल थायरम कहते हैं, ये सिंथेटिक रबर के प्रोडक्शन में काम आता है। थीरम इज बीइंग सोल्ड अंडर अ वैरायटी ऑफ अदर ट्रेड नेम्स सच एज, थीरम को जो है एरासन, टुंडास, टर्सन, टुलिसन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ लीडिंग सीड ट्रीटमेंट फॉर वीट, राइस, वीट का है सीड है, राइस है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिनसीड है, सोरगम जिसे हम ज्वार कहते हैं, एंड ऑनियन के सीड ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। थीरम से इनके सीड को ट्रीट करके फिर नेक्स्ट क्रॉपिंग के लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है फर्वन, जिसे फेरिक डाइमेथल डाइथोकार्बोनेट भी कहते हैं। फेरम 3 मॉलिक्यूल इसमें डाइथायोकार्बोनिक एसिड के होते हैं। इसे फर्मेट, फेरबम और कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी एक फॉलियर स्प्रे की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो फर्बम FERBM किस काम में आता है, फॉलियर स्प्रे, लीफ पर स्प्रे करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है जिरम, ZIRAM। जिरम का जो पूरा नाम है जिंक डाइमेथाइल डाइथायोकार्बोनेट होता है। जिरम का जिंक डाइमेथाइल डाइथायोकार्बोनेट होता है। द ट्रेंड नेम आर क्यूमेन, जेलेट, कार्बम, वाइट, कोरोजेट एंड सो ऑन। इन इंडिया दिस फंजीसाइड इज अवेलेबल अंडर द ट्रेडर नेम ऑफ क्यूमेन। क्यूमेन के नाम से इसे इंडिया में सोल्ड किया जाता है, इसलिए बेचा जाता है। नेक्स्ट निवम, निवम इज ऑल्सो अ गुड फंजीसाइड, NABAM, जिसका केमिकल फॉर्मूला है या केमिकल नेम है डाइसोडियम इथाइल बाई डाइथायोकार्बोनेट। दिस इज सोल्ड एट डाइथेन के नाम से, निवम को डाइथेन D14 के नाम से बेचा जाता है। ओके, और ये राइजोक्टोनिया फ्यूजेरियम स्पीसीज को डिजीज उनको कंट्रोल करने में यूज होता है। नाउ जिनेर, ZINEB, जिनेर का जो नेम है, केमिकल नेचर नेम है वो जिंक इथाइलिन
by carbamate Ginate, okay, is driven by substitute of sodium नीमेन. सोडियम नीमेन भी जिंक के साथ इसको बनाया जाता है. इट इज़ कॉल्ड डाइथेन Z78 के नाम से जाना जाता है. इसका जो यूज़ है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, टोमेटो, ब्लास्ट ऑफ राइस, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, इनके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है मैनेव, MANEV, मैनेव. मैनेव जो बॉटनी का इसका केमिकल नेम है वो मैग्नीज इथाइलिन बेसिडी थायोकार्बोनेट, इसका जो केमिकल नेचर है. दिस इज कॉल्ड डाइथिन, इसे डाइथिन के नाम से भी जाना जाता है. नेवेम इज अ एक्सीलेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ फॉलिएज एंड फ्रूट डिजीज. फ्रूट डिजीज, वेजिटेबल डिजीज के कंट्रोल, फ्लावर डिजीज के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है. यानी वेजिटेबल डिजीज, फ्लावर, ट्री, स्टफ, इन सब की डिजीज को कंट्रोल करने के लिए नेवेम को यूज़ किया जाता है. दिस इज अ टॉक्सिक स्पीसीज बट द amount of copper in the medium is constant. The addition of more डाइथायोकार्बोनेट फॉर्म द लेस टॉक्सिक. 1:2 जो रेशियो होता है इसका प्रॉपर रेशियो होता है. अगर इससे ज़्यादा हम रेशियो को इसमें यूज़ करें तो टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ की हमारे सामने आती हैं. नेक्स्ट है क्विनोन, QUINONE, जिसे क्विनोन को फिनोलिक फंजीसाइड के नाम से भी जाना जाता है. तो नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द कार्बामेट्स. क्विनोन, phenolic compounds are quite important as fungicide in certain respect. नेक्स्ट जो हमारे है स्पर्गन, जिसे कहते हैं. इट वॉज रिपोर्टेड इन 1940 में स्पर्गन को रिपोर्ट किया था. इट इज सोल्ड एज स्पर्गन एंड यूज इन सीड एंड बल्ब ट्रीटमेंट ऑफ लेग्यूम. जो स्पर्गन है ये लेग्यूम के सीड और बल्ब ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. नाउ डाइक्लोरिक और फाइगॉन, दिस इज द लेट डेवलप डो इज यूज फॉर सीटमेंट. इसको सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. फिनोलिक कंपाउंड की अब बात करें. फिनोल हैव शोन एक्सेप्शन क्वालिटी फॉर एज बैक्टीरिसाइड बट एज फंजीसाइड देयर यूज हैज़ बीन लिमिटेड. फंजीसाइड की फॉर्म इसका लिमिटेड है. हेट्रोसाइक्लिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. कैप्टेन है. कैप्टेन इज कॉमर्शियली सोल्ड अंडर द डिफरेंट नेम सच एज कैप्टेन 50W, ESO fungicide 406, but is also claimed that it's act as systematically इसको यूज़ किया जाता है. although fairly broad spectrum fungicide फ्रूट डिजीज को कंट्रोल करने में बेसिकली उसी ट्रीटमेंट में अच्छा रोल प्ले करती है. नाउ दिस ऑल आर द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द केमिकल ट्रीटमेंट जिसे कि हम यूज़ कर सकते हैं. अब इन केमिकल कंट्रोल के साथ साथ जैसा कि आपने देखा कि हमने फिजिकली डिजीज़ को कंट्रोल किया, केमिकली हमने डिजीज़ को कंट्रोल किया. तो हम जो डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं केमिकली कंट्रोल कर रहे हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ किया और केमिकल कंपाउंड्स को यूज़ किया. जैसे मर्क्यूरी के अलावा जिंक, कॉपर, सल्फेट, लाइम का हमने इसके अंदर यूज़ किया. तो आपने देखा कि किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई मेथड होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले फिजिकल मेथड अप्लाई किए, देन केमिकल मेथड अप्लाई किए. इसके अलावा एक पॉइंट और है बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड इन ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी. बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि उसमें किसी फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते. जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप वेजिटेशन पर ध्यान दे रहे होंगे तो एट द टाइम जब आप छोटे थे हमारे सराउंडिंग में कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा पाए जाते थे जो कि आज के टाइम में नहीं है. ठीक है, जैसे हम बात करें लैंटाना. लैंटाना आप देखते हैं कुछ समय पहले, आज से 10-15 साल पहले लैंटाना बहुत ज़्यादा सराउंडिंग में प्रेजेंट थी, बट वो अब नहीं है. नेक्स्ट आया पार्थेनियम, जिसे गाजर घास कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थी, लेकिन आज पार्थेनियम इरेडिकेट होता जा रहा है. तो ऐसी क्या चीज़ है जो प्लांट्स को अपने आप ग्रो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं या प्लांट्स को अपने आप वहाँ से हटाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. तो एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी प्लांट है, हर प्लांट से कुछ इस तरह के सब्सटेंस, कुछ केमिकल्स सीक्रेट होते हैं रूट से, जो कि रूट से सॉइल में आगे स्प्रेड होते हैं और प्लांट का जो स्पीसीज सराउंड में ग्रो हो रही हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं. तो कुछ केमिकल जो कि प्लांट से सीक्रेट हो रहे हैं, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग ने आर्टिफिशियल उन केमिकल को इंसर्ट नहीं किया है, प्लांट में अपने आप ही वो स्टिमुलेट हो रहे हैं या अपने आप ही उस प्लांट के रूट से निकल रहे हैं, तो आसपास की सॉइल को इफेक्ट करते हैं. जब सराउंडिंग की सॉइल इफेक्ट होगी तो वहाँ की वेजिटेशन भी इफेक्ट होगी. तो प्लांट से निकलने वाले इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी अगर हम ये कुछ प्लांट से कोई ग्रो किया जाए तो सराउंडिंग की वो क्रॉप को ख़त्म कर देते हैं, वहाँ के जो सॉइल को बैरन बना देते हैं, वहाँ की क्रॉप को अल्टर कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं. जैसे कि आपको याद है इंडिगोफेरा.
इंडिगोफेरा जिसे नील कहा जाता है, अगर इसकी खेती की जाए तो वो सॉइल को बंजर बना देता है, सॉइल को ख़राब कर देता है। डेट्स वाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया में क्या करती थी, इंडिगोफेरा की कल्टीवेशन को प्रमोट करती थी, फोर्स करती थी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगोफेरा। बट जब उसके बाद क्लियरिटी हुई कि नहीं, इंडिगोफेरा इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द सॉइल हेल्थ, तो उन्होंने मना कर दिया इसे कल्टीवेशन के। इसी तरह से इंडिगोफेरा का जो यूज़ है वो आसपास के प्लांट को खत्म कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाएगा, यानी सराउंडिंग में जो कोई डिजीज प्लांट होगा तो उसको भी रेडिकेट करेगा। ऐसे पार्थेनियम है, यूकेलिप्टस है, दिस ऑल कंट्रोल प्लांट बाय द बायोलॉजिकल इफेक्ट। यानी कुछ प्लांट जैसा कि जो प्लांट हैं सेल्फ डिजीज को कंट्रोल करने की जो मेथड है, जो तरीका है, उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से हम बायोलॉजिकल कंट्रोल से हम कंट्रोल कर लिया, फिजिकल कंट्रोल से कंट्रोल कर लिया, केमिकल कंट्रोल से कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी डिजीज़ स्प्रेड हो रही हैं। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो एक जगह पर ही स्टार्टिंग में इनिशिएट हुई थी, पैदा हुई थी, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स वो कोई वाइड स्प्रेड एरिया में फैल गई। कुछ डिजीज़ एक ही कंट्री में होती थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम दूसरी कंट्री में भी फैल गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस तरह से डिजीज़ कंट्रोल करने का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे अभी नेक्स्ट क्लास में हम फॉलो करेंगे।